वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी फोर्थ पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 5। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस या 5 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, अथवा मानव विकास की अवधारणा का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ये आपका उत्तर है, मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का मूल उद्देश्य मनुष्य की क्षमता, अवसरों और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास 4 बुनियादी स्तंभों पर आधारित होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का समग्र विकास सुनिश्चित होता है, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं। फर्स्ट है समता यानी इक्विटी या समानता। समाज में सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, इसी को समता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव जो कि जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के आधार पर नहीं होना चाहिए, यही समता कहलाती है। नेक्स्ट है संसाधनों, सुविधाओं तक समान पहुंच मानव विकास का पहला आधार है। इन्हीं सुविधाओं तक समान पहुंच होना ही मानव विकास में समता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सतत पोषणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी या स्थिरता। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते समय भविष्य की पीढ़ी के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है, इसी को हम सतत पोषणीयता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग इसमें शामिल है। यही सतत पोषणीयता कहलाता है। इसमें 3 कंडीशन है कि भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखा जाता है, संतुलित उपयोग किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों का, और प्रदूषण नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ाना, इसको कहते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। मानव संसाधन को शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य के माध्यम से सक्षम बनाना, यानी मानव भी एक संसाधन है और उसको हम शिक्षा या कोई भी स्किल सीखकर यानी कौशल का विकास करके और अपना स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बनाकर एक सक्षम बना सकते हैं, यानी मानव संसाधन को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च उत्पादकता से रोजगार, आय या आर्थिक विकास बढ़ता है। बिल्कुल। नेक्स्ट है श्रमिकों की दक्षता किसी भी समाज के विकास की रीढ़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं, लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है, यानी लोग जो है वो निर्णय प्रक्रिया में भाग ले पाए, इसी को सशक्तिकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाता है, यानी लोगों की लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी होनी चाहिए और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो, तो यही सशक्तिकरण का आधार बनता है। नेक्स्ट है शिक्षा और सूचना तक पहुंच व्यक्ति को सशक्त बनाती है। तो अब निष्कर्ष देखते हैं हम। मानव विकास के 4 स्तंभ समानता, सततता, उत्पादकता और सशक्तिकरण किसी भी समाज की प्रगति के आधार हैं। इन स्तंभों के माध्यम से व्यक्ति को बेहतर अवसर, सुरक्षित भविष्य और उच्च जीवन स्तर और निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे समग्र मानव विकास संभव हो पाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो स्टूडेंट्स इन्हें अच्छे तरीके से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए। अब हम यहाँ उपागमों को डिस्कस कर रहे हैं। अ, मानव विकास को समझने के लिए 4 प्रमुख उपागम यानी अप्रोचेस माने जाते हैं। ये कौन कौन से हैं? देखिए, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। इन उपागमों के आधार पर विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन स्तर,
अवसरों और क्षमताओं का विस्तार माना जाता है। मुख्य उपागम देखते हैं। फर्स्ट है आय उपागम यानी इनकम अप्रोच। इसका पॉइंट देखते हैं। इस उपागम के अनुसार व्यक्ति की आय ही विकास का प्रमुख मुख्य संकेतक होता है। अधिक आय जो है वो बेहतर जीवन स्तर माना जाता है। यह आर्थिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय पर केंद्रित होता है। यानी इसमें एक तो आर्थिक उत्पादन देखा जाता है और प्रति व्यक्ति आय इसी पर यह केंद्रित होता है। इसकी सीमा देखते हैं। इसमें देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक समानता को महत्व नहीं दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं कल्याण उपागम यानी अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच पर। इस उपागम के अनुसार विकास का अर्थ है सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी सेवाओं में वृद्धि, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि में जो ये सरकार के द्वारा दी गई कल्याणकारी सेवाएं हैं, इनमें वृद्धि ही कल्याण उपागम कहलाती है। यह उपागम समाज में कमजोर वर्गों के उत्थान पर जोर देता है। इसकी सीमा है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास को कम महत्व दिया जाता है। ये इसकी लिमिटेशन है यानी सीमा है। नेक्स्ट अप्रोच पर चलते हैं आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी बेसिक नीड अप्रोच। 1970 के दशक में विकसित यह उपागम कहता है कि विकास का अर्थ है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? देखिए प्रमुख या मूलभूत आवश्यकताएं हमारी हैं भोजन, वस्त्र, आवास या स्वास्थ्य सेवा और प्राथमिक शिक्षा। तो विकास उन क्षेत्र में मानते हैं जहां ये सेवाएं उपलब्ध हों, उसी को विकास माना जाता है। अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं या सीमा। यह अवसरों के विस्तार और दीर्घकालीन क्षमता विकास को नजरअंदाज करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्षमता उपागम यानी कैपेबिलिटी अप्रोच। ये अमर्त्य सेन द्वारा डेवलप की गई थी। यह सबसे व्यापक और आधुनिक उपागम है। अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का अर्थ है व्यक्ति को क्षमताएं एवं स्वतंत्रताएं प्रदान करना, यानी व्यक्ति को क्षमता प्रदान करनी है और स्वतंत्रता प्रदान करना। इसमें शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, सामाजिक अवसर और निर्णय निर्णय लेने की स्वतंत्रता शामिल है। यह उपागम आगे चलकर मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार बना। अब निष्कर्ष देखते हैं। चारों उपागम यह स्पष्ट करते हैं कि मानव विकास केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताओं, कल्याण, क्षमताओं और अवसरों के विस्तार का संयुक्त परिणाम है। आधुनिक समय में क्षमता उपागम को सबसे प्रभावी और समग्र माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति केंद्रित विकास की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स इसे अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रवास माइग्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें लोग किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने, काम करने, पढ़ाई करने या अन्य कारणों से जाते हैं। यह स्थान परिवर्तन जो है वो अस्थाई और स्थाई दोनों प्रकार का हो सकता है। प्रवास का अध्ययन जनसंख्या भूगोल के का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रवास के विभिन्न प्रकार हम देखते हैं। फर्स्ट है आंतरिक प्रवास यानी इंटरनल माइग्रेशन जिसको कहा जाता है। एक ही देश के अंदर स्थान परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? इंटरनल माइग्रेशन या आंतरिक प्रवास। दो मुख्य रूप हैं इसके, ग्रामीण से शहरी और ग्रामीण से ग्रामीण या शहरी से शहरी और शहरी से ग्रामीण। ये इसके मुख्य जो है प्रकार हैं। ग्रामीण से शहरी हो सकता है या ग्रामीण टू ग्रामीण हो सकता है, शहरी से शहरी या शहरी से ग्रामीण हो सकता है। भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी इंटरनल माइग्रेशन। एक देश से दूसरे देश में जाना इंटर यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। उदाहरण
भारत से खाड़ी देशों में कामगर प्रवास यानी भारत से लोग खाड़ी देशों में काम की तलाश में प्रवास करते हैं, तो इसे इंटरनेशनल माइग्रेशन या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। यह कानूनी यानी लीगल और गैर कानूनी यानी इलीगल दोनों रूपों में हो सकता है। नेक्स्ट है अस्थायी प्रवास यानी टेम्परेरी माइग्रेशन। कुछ महीने या कुछ वर्षों के लिए स्थान परिवर्तन, जैसे मजदूरों का फसली समय में शहरों की ओर जाना, यानी जो मजदूर होते हैं वो शहरों की ओर जब प्रस्थान करते हैं तो उसे कुछ महीनों या कुछ वर्षों के लिए स्थान परिवर्तन माना जाता है, जिसे अस्थायी प्रवास या टेम्परेरी माइग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी प्रवास यानी परमानेंट माइग्रेशन। व्यक्ति किसी नए स्थान पर स्थायी रूप से जब बस जाता है तो उसे स्थायी माइग्रेशन कहते हैं। जैसे नौकरी या विवाह के कारण नया घर बनाना, यदि नौकरी या विवाह के कारण लोग नया घर बना के वहीं पर बस जाते हैं तो उसे स्थायी माइग्रेशन या परमानेंट माइग्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण शहरी प्रवास यानी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण यह भारत में सबसे प्रमुख प्रकार का प्रवास माना जाता है, यानी सबसे प्रमुख प्रकार का यह माइग्रेशन माना जाता है। नेक्स्ट है शहरी ग्रामीण प्रवास यानी अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। कम जीवन लागत, पारिवारिक कारण या शहरों से गांव में लौटना। कोरोना काल में यह प्रवास विशेष रूप से देखा गया, यानी लोग रिटायरमेंट के बाद वापस अपने गांव में लौट जाते हैं या कुछ पारिवारिक कारणों से लौटते हैं, या शहरों में जब प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण भी लोग वापस गांव में लौटना शुरू कर देते हैं। तो इसी जो माइग्रेशन को क्या कहते हैं, शहरी ग्रामीण यानी अर्बन से रूरल की तरफ माइग्रेशन। तो नेक्स्ट प्रवास देखते हैं हम विवाहित महिला प्रवास यानी मैरिज जो है माइग्रेशन। इसमें क्या है, भारत में महिलाओं का अधिकांश प्रवास विवाह के कारण होता है। इसे सामाजिक प्रवास भी कहते हैं। और इंडिया में ये क्योंकि 50% हमारी जो पॉपुलेशन है वो महिलाओं की है, और भारत एक पुरुष प्रधान देश है, और यहाँ पर महिलाएं ही शादी के बाद अपना जो है घर बदल देती हैं, प्रवास कर जाती हैं, तो इसीलिए ये माइग्रेशन भारत में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जबरन प्रवास यानी फोर्स्ड माइग्रेशन, यानी युद्ध, दंगे या प्राकृतिक आपदा या अकाल आदि के कारण मजबूरी में स्थान परिवर्तन जबरन प्रवास या फोर्स्ड माइग्रेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए बाढ़, भूकंप से विस्थापन, ये सब जबरन माइग्रेशन के ही उदाहरण हैं। निष्कर्ष देखते हैं, प्रवास जनसंख्या का अत्यंत महत्वपूर्ण और गतिशील पहलू है। यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारणों से होता है। प्रवास के प्रकारों आंतरिक, अंतर्राष्ट्रीय, अस्थायी, स्थायी, सामाजिक इत्यादि को समझकर हम जनसंख्या के वितरण और विकास प्रक्रियाओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमारा ये पेपर खत्म होता है, तो नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।